दोस्तों, क्या आप ढूंढ रहे हैं YouTube पे एक ऐसा वन शॉट जो अगले लगभग 1 घंटे में आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर द राइज ऑफ मराठास बहुत आसान तरीके से समझा दे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दे जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। वही पेपर जो आपका कल परसों तरसों या नरसों है कि नहीं? तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं, क्योंकि मेरा नाम है आदित्य कौशिक एंड आज हम वन शॉट में पढ़ने वाले हैं द राइज ऑफ मराठास। एंड दोस्तों, ये है YouTube क्लास 8 की वन शॉट सीरीज, जहां वन शॉट में मैं आपको क्लास 8 के आपके सिलेबस के हर चैप्टर को एक एक करके पढ़ाने वाला हूं। ऑलरेडी हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, तो उनकी वीडियो जाके देख लेना। और आज हम वन शॉट में पढ़ रहे हैं द राइज ऑफ मराठास। तो एनसीईआरटी में भैया ये चैप्टर हमारा ऐसा कुछ दिखता है। और इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो पहला हमारे भारत का अपना साम्राज्य था, और जिसने अंग्रेजों को तो धूल चटाई ही चटाई, लेकिन मुगलों को भी यह बताया कि भारत के लोग भी किसी से कम नहीं है। तो आज यही हम जानेंगे कि कैसे मराठा साम्राज्य बनके उभरा, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, उनकी क्या कहानी थी, और उन्होंने भारत के पूरे इतिहास में क्या क्या हमारे लिए अच्छे योगदान किए हैं। ठीक है, तो मजेदार होने वाला है, एकदम कहानी के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। स्टार्ट होती है कहानी यहां से, एनसीईआरटी के पहले चैप्टर से। एक एक लाइन एनसीईआरटी से उठा के लाया हूं, तो कुछ भी मिस नहीं होगा। चलो भाई, तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे भैया इंट्रोडक्शन, उसके बाद हु वर मराठास, फिर पढ़ेंगे कि भैया राइज ऑफ शिवाजी कैसे हुआ, फिर शिवाजी के बाद कौन आया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कल्चरल रिवाइवल कैसे हुआ, और इसके साथ चैप्टर को कर देंगे समाप्त। छोटू सा चैप्टर है, एकदम सिंपल सा, ज्यादा टेंशन इसमें नहीं लेनी है। अब एक बार टाइमलाइन से सारी चीजों को समझते हैं कि कहां से पढ़ना शुरू करेंगे और कहां तक आज हम जाएंगे। तो पढ़ाई शुरू होगी जब शिवाजी का जन्म होगा 1630 में। कब होगा? 1630 में शिवाजी का जन्म होगा। उसके बाद शिवाजी का रूल स्टार्ट होगा जब वो 16 साल के होंगे, 46 में। फिर 57 में वो अपनी पहली आर्मी बना लेंगे। उसके बाद उनका इम्प्रिजनमेंट, यानी कि वो जेल चले जाएंगे और वहां से फिर वो भागेंगे। फिर उनका कोरोनेशन, मतलब वो छत्रपति बन जाएंगे 1674 में, पूरे के पूरे भारत के छत्रपति यानी कि लीडर। फिर वो अपने साउथ में, यानी कि साउथ इंडिया की तरफ अपना राज्य को आगे बढ़ाएंगे। फिर शिवाजी की डेथ हो जाएगी 1680 में। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे मुगल और मराठा के बीच में वॉर होंगी। फिर हम देखेंगे कि मुगल कैसे दिल्ली पे कंट्रोल पालेंगे 1754-54 में। उसके बाद बैटल ऑफ पानीपत होगी, जहां सैडली मराठास हार जाएंगे। और उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होगी, और ऐसे करके हम ये चैप्टर को करेंगे खत्म। और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है बीच की, एकदम आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कोई बहुत बोरिंग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखो सबसे पहले कि ये मराठा लोग आखिर हैं कौन, हम किसे कहते हैं मराठा। तो 3 बातें बस मेरी याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। पहली कि मराठा लोग वो है जो महाराष्ट्र में रहते थे। कहां रहते थे? बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र में रहते थे। दूसरी बात क्या है कि ये लोग मराठी बोलते थे। और तीसरी बात क्या है कि इनकी एक बहुत रिच कल्चर हुआ करता था। तो बेसिकली मराठा लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो एक वॉरियर कम्युनिटी थी हमारे डेक्कन, महाराष्ट्र के आसपास रहने वाले लोगों की, और इन लोग मराठी बोलते थे। बस इतना याद रखना, यही चीज घुमा फिरा के लिखी जाएगी, द पीपल फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू। हमारे डेक्कन प्लेट्यू तुम लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आदि भैया है ना। देखो, ये हमारे इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है, कुछ ऐसा ही दिखता है। अब ये देखो, इधर भी पानी, इधर भी पानी। तो जो एरिया पानी से कवर्ड होता है ज्यादा साइड से, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्लेट्यू। ठीक है, अब ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसका नाम है डेक्कन। डेक्कन, इसीलिए हम इसे कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। समझ में आया? तो इस एरिया को कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। यहीं पे अगर आप देखो तो आपका महाराष्ट्र यहीं पड़ता है। तो क्या कह रहा है ये चैप्टर कि भैया वो लोग जो डेक्कन प्लेट्यू से थे, मेनली महाराष्ट्र के, और मराठी बोलते थे, और उनका एक रिच कल्चर था, रिच हिस्ट्री थी, उन्हें कहते हैं मराठा। समझ में आया बाबू? अरे समझ में आया बाबू, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? बहुत सिंपल है। ठीक है, अब 13th सेंचुरी में जाते हैं। अब शुरू करते हैं एकदम हिस्ट्री प्रॉपर। तो बात है 13th सेंचुरी की, जब ये एरिया जो था ना डेक्कन, यहां पे यादव डायनेस्टी रूल किया करती थी। यादव डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी ये सेंटर में देवगिरी। कहां है? दिखाई दी? ये देवगिरी। आज के समय पे अब ये फिर दौलताबाद बन गई बाद में। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहां आपको पता है 13th सेंचुरी के आसपास क्या था? यहां थी दिल्ली सल्तनत।
अब दिल्ली सल्तनत में उस समय रूल कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, इधर साउथ पे अटैक करा, और खिलजियों ने पूरे के पूरे यादव डायनेस्टी को कर लिया कैप्चर, और यादव डायनेस्टी भी बन गई दिल्ली सल्तनत का हिस्सा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां ये सब जो लिखा है वो सब समझते रहना, मैं जो कहानी बता रहा हूं वो समझो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत आगे जा जाके वीक होने लगी। जब दिल्ली सल्तनत आगे जाके वीक हुई तो क्या हुआ, ये वाला पूरा हिस्सा, इतना हिस्सा अलग इंडिपेंडेंट सल्तनत में टूट गया, जिसका नाम पड़ा डेक्कन सल्तनत। ये अपनी अलग सल्तनत बन गया, डेक्कन सल्तनत। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे आके बना विजयनगर एम्पायर, जो मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये डेक्कन सल्तनत जो थी ये भी 5 अलग अलग हिस्सों में टूट गई। अब आप कहोगे आदि भैया आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि यहीं से जन्म होगा मराठास का। अब देखो ध्यान से आगे देखो, तो भैया मराठास के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मराठा को ये जो सबसे पहले इतने वो ग्रेट बने, इसमें एक छोटी सी चीज आती है जो तुम्हें पढ़नी है, वो है भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट कुछ नहीं, हमारे भारत में एक ऐसा काल था 7th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच में, जिसमें भक्ति यानी कि पूजा पाठ इन सबको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा था। अब पूजा पाठ भक्ति इन सब चीजों को बढ़ावा देने के समय कुछ नाम जैसे कि ज्ञानेश्वर, जैसे कि नामदेव, तुकाराम, रामदास, ये बहुत फेमस हुए, इनकी बातें लोग बहुत ज्यादा मानने लगे। इन्होंने क्या करा, उपनिषद को, भगवत गीता को ट्रांसलेट करा, और लोगों को इसके साथ साथ पॉलिटिकल अवेयरनेस देना भी शुरू करा अमंग कॉमन पीपल। अब मैं तुम्हें आसान भाषा में बताता हूं, क्या सिंपल सी बात है। देखो एक समय ऐसा आया जब लोग पंडितों की और संतों की बात बहुत मानने लगे। अब ये संत समझदार थे, इन्हें पता था कि हमारी बात आम जनता बहुत जल्दी मानती है, तो इन्होंने लोगों को सिर्फ पूजा पाठ की बातें तो समझाई ही समझाई, बल्कि उसके साथ साथ पॉलिटिकल चीजें भी समझाना शुरू किया। इन्होंने समझाया कि कैसे हमारा देश गुलाम होता जा रहा है, कैसे दिल्ली सल्तनत, बाहर के लोग आए उन्होंने हमारे देश पे कब्जा किया, कैसे अंग्रेज आके हमारे देश पे कब्जा कर रहे हैं। तो ये पूरी चीज समझाने में, आम जनता को ये समझाने में कि भैया ये देश हमारा है और हमें ये देश वापस लेना पड़ेगा इन लोगों से, ये समझाया इसी भक्ति ट्रेडिशन है। समझ में आया? इसी से लोगों के अंदर एक कल्चरल यूनिटी आई कि हाँ यार हम एक अलग लोग हैं, हमारी अपनी आइडेंटिटी है। समझ में आया? अब ये देखो जो मैंने तुम्हें बताया, आगे जाके क्या हुआ, जो ध्यान से सुनना, इधर ही जो पूरी डेक्कन सल्तनत थी ये टूट गई 5 पार्ट में, अहमदनगर, बेरार, बिदार, गोलकोंडा और बीजापुर। समझ में आया? तो ये इधर बीजापुर है, इधर अहमदनगर है, बेरार है, बिदार है, गोलकोंडा है। इसमें से अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट आती है बीजापुर, क्योंकि बीजापुर का जो सुल्तान है वो है आदिल शाह। इसी आदिल शाह के अंडर एक गवर्नर थे जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था कोंडादेव। कोंडादेव के बेटे हुए शाहजी, वो भी गवर्नर थे, और शाहजी के बेटे हुए छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी हम कहानी पढ़ेंगे। तो समझ में आ रहा है कहां से हम कहानी को एकदम लेके जा रहे हैं। इतना डिटेल में तुम्हारे एनसीईआरटी में भी नहीं है, मैं तो तुम्हें कहानी को जोड़ने के लिए बता रहा हूं कि ये जो बीजापुर है ना, ये बीजापुर सल्तनत के गवर्नर हुआ करते थे शिवाजी के पापा। ठीक है, अब बात करते हैं शिवाजी की अर्ली लाइफ की। शिवाजी का जन्म होता है 1613 में। उनके पापा का नाम था शाहजी, जो कि गवर्नर थे बीजापुर सल्तनत में, और उनकी मम्मी का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के पापा क्योंकि गवर्नर थे तो वो एक ही फिक्स जगह पे नहीं रहते थे, उनका ट्रांसफर कभी कहीं होता था, कभी कहीं होता था। जैसे तुम लोगों को कभी होता होगा ना, तुम्हारे पापा हो सकता है रेलवे में हो सकता है एयरफोर्स में हो, बताना तुम लोग कमेंट करके कि हो सकता है पापा कहीं और रहते, उनका ट्रांसफर हो गया हो। ठीक है, तो ऐसे ही शिवाजी के साथ हुआ कि भाई शिवाजी बॉर्न हुए पुणे में। ठीक है, उनको अच्छी एजुकेशन मिली, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज मिली, क्योंकि उनके साथ रहते थे उनके दादाजी नाम कोंडादेव और उनकी मम्मी जीजाबाई। इन दोनों ने उन्हें बचपन से ही बहुत ब्रेवरी की और बहुत स्वराज्य की कहानियां उनके अंदर सुना के उनको एकदम चार्ज कर दिया था, मोटिवेटेड कर दिया था अपने देश को लेकर। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने क्या करा, उन्होंने कैप्चर करने शुरू कर दिए किले, क्योंकि उनके अंदर एक ही भावना थी, वो थी क्या, कि मुझे साम्राज्य जो है अपना स्वराज्य के साथ चाहिए। साम्राज्य तो मैं बनाऊंगा, मुझे स्वराज्य के साथ चाहिए, मतलब मुझे अपना खुद का राज्य चाहिए, मैं किसी बाहरी आए व्यक्ति से रूल नहीं होने वाला। तो जब वो 16 साल की उम्र में थे मात्र, तब 16 साल की उम्र में उन्होंने क्या करा, अपनी एक छोटी सी आर्मी बना के अटैक करना शुरू किया उन किलों पे जो किले ज्यादा गार्डेड नहीं थे, जहां पे कम सोल्जर्स रहा करते थे। शिवाजी की सबसे क्रेजी बात थी कि वो गोरिल्ला अटैक का इस्तेमाल किया करते थे, गोरिल्ला वॉरफेयर, है ना, इसको हिंदी में कहते हैं छापा मार
युद्ध एक स्ट्रैटेजी होती है। ये स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि भाई दुश्मन से ज्यादा चौड़े होके नहीं लड़ना है। ये नहीं कि दुश्मन छाती लेके खड़ा तो हम भी अपना छाती लेके खड़े हैं। अब एक बार बताओ, दुश्मन के पास अगर 10,000 सैनिक है और तुम्हारे पास 200 सैनिक है, तो क्या तुम जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे ना। तो इसीलिए तुम करोगे गुरिल्ला वॉरफेयर, जहां तुम क्या करोगे, पहली बात तो लड़ाई वहां करोगे जो एरिया तुम्हें पूरा पता है, चप्पा चप्पा तुम्हें पता है पहाड़ों का, ऐसे पहाड़। उसके बाद भी तुम छुप जाओगे, छुपे रहोगे। जैसे तुम्हें लगेगा ये 10-15 सैनिक इधर उधर घूम रहे हैं, तुम फट से उतरे, उनको मारा और वापस जाके छुप गए। फिर इंतजार करा कि बाकी लोग आए, 4-5 लोग आए, फट से उतरे, मारा और चढ़ गए। ऐसे आप कम लोग एक बड़ी आर्मी को हरा सकते हो। यही चीज का इस्तेमाल क्या करते थे शिवाजी महाराज। एक चीज और उन्होंने बहुत खतरनाक करी कि उन्होंने इंडिया की नेवी की फाउंडेशन रखी। हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में ट्रेड बहुत सालों से चला आ रहा है, जिसके लिए शिप्स तो हुआ करते थे। इनफैक्ट आपको पता है बीजापुर सल्तनत जो है वो एकदम ऐसे वेस्ट कोस्ट पे, हमारे वेस्ट के कोस्ट पे, ध्यान से देखो, ये इधर है वेस्ट कोस्ट पे, तो यहां से शिप्स वगैरह तो आते जाते थे। लेकिन बीजापुर के पास जो भी शिप थे वो सारे ट्रेडिंग के शिप्स थे, ठीक है, ट्रेडिंग के शिप्स थे। वहीं पे जब पोर्चुगीज इंडिया आए थे, जब पोर्चुगीज इंडिया आए तो वो लेके आए थे फाइटर शिप्स। कौन से शिप? फाइट वाले शिप्स। तो अक्सर इंडियंस इन फाइटर शिप से हार जाते थे। तो भैया ये चीज समझ में आ गई थी शिवाजी महाराज को। तो शिवाजी ने क्या करा, शिवाजी ने अपनी खुद की एक मराठा नेवी बनाई। ये नेवी का काम था हमारे देश का जो वेस्ट कोस्ट है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसको प्रोटेक्ट रखना। तो जो मुगल्स और बीजापुर सल्तनत के पास भी अच्छी आर्मी, अच्छी नेवी नहीं थी, इसीलिए मराठा नेवी ने जो काम करे भैया वो लेजेंडरी कहे जाने लगे। और आज की डेट में अगर आपको शायद नहीं पता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज इज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेवी। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के फादर कहे जाते हैं वो, क्योंकि सबसे पहले ये जो नेवी इंडियन फाइटर शिप्स बनाए ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाए। इसके बाद 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ एक बड़ी मजेदार इंसिडेंट हुआ। इसे कहते हैं प्रतापगढ़ का, मतलब स्टोरी प्रतापगढ़ के नाम से फेमस है। तो देखो हुआ क्या, बीजापुर के जो सुल्तान थे अफजल खान, है ना, बीजापुर के सुल्तान नहीं थे, बेसिकली बीजापुर के जनरल थे, आदिल शाह सुल्तान थे, उनके अंडर में एक बड़े फेमस जनरल थे अफजल खान। अब अफजल खान लेकर आ रहे थे अपनी पूरी आर्मी, पूरी की पूरी आर्मी, और अगर वो आर्मी आती तो मराठा साम्राज्य हार जाता। लेकिन चालाकी देखो क्या तेज है भाई छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने क्या करा, कुछ अपनी खबरें वबरें फैलवा के क्या बोला कि छत्रपति शिवाजी, जो शिवाजी महाराज हैं, वो अफजल खान से अकेले में बात करके माफी मांगना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, मतलब डील करना चाहते हैं कि भाई एक बार अकेले 1-on-1 मिल लो, सब सॉर्ट हो जाएगा। अफजल खान मान गया, ठीक है यार मान जाते हैं, चलो कह रहे हो। अब अफजल खान भी चाहता था कि मुझे अकेले में एक बार मिल जाए, मैं इनको चोरी से हरा दूंगा। उन्हें लगता था कि शिवाजी महाराज तो एकदम झूठ बोलते नहीं है, सच्चे आदमी है। तो दोनों के बीच में डील हुई कि कोई हथियार नहीं लेके आना, कोई फौजी नहीं आएगा साथ में, अकेले अकेले आएंगे। दोनों ने कहा ठीक है। तो जो हमारा अफजल खान था वो अपने पैर में ऐसे खंजर छुपा के गया था, मतलब उसने अपनी बॉडी में कहीं खंजर छुपा रखा था। शिवाजी महाराज भी पहले से ही तैयार गए थे। दोनों आए, दोनों गले मिले। इतने में अफजल खान ने कोशिश करी अपना खंजर निकालने की, इतनी देर में तो शिवाजी ने अपना वाघ नख पहना और पीछे से छक से घोप दिया, और वहीं पे अफजल खान मारा गया। उसके बाद अफजल खान की पूरी आर्मी को गोरिल्ला अटैक करके जंगलों में ही धराशायी कर दिया गया। ये देखो, ये है वो वाघ नख जो मैं तुम्हें बता रहा था, ये रहा। ऐसा वाघ नख हाथ में पहन के पीछे से घोप दिया तो बंदा फिस हो जाता है। ये वही वाघ नख इस्तेमाल किया करते थे बैटल में छत्रपति शिवाजी। अब इसके बाद देखो आगे शिवाजी ने क्या करा। एक बार क्या हुआ, ये खबरें कि शिवाजी जो हैं वो ऐसे लोगों को मार रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, ये खबरें दिल्ली सल्तनत तक, तो क्या दिल्ली सल्तनत तो खत्म हो गई, मुगल एम्पायर तक पहुंच गई। अब मुगल एम्पायर का उस समय लीडर हुआ करता था औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने एक पावरफुल कमांडर शाइस्ता खान को बोला कि जाओ और पुणे पे कब्जा करो। शाइस्ता खान के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, वो गया और उसने पुणे पे कब्जा कर लिया। पुणे तो वो जगह थी जहां शिवाजी जन्मे थे, वो उनका घर था, और ये बात उनको खल गई। 2 साल तक शिवाजी ने इंतजार करा। शिवाजी के अंदर सबसे अच्छी बात थी कि वो पेशेंस बहुत अच्छा था उनके अंदर, वो जल्दी नहीं करते थे, जल्दी करते तो शायद हार जाते। उनको पता था कि अभी सही समय नहीं है, शाइस्ता खान के पास मेरे से एक बहुत बड़ी आर्मी है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन पूरे के पूरे पुणे में एक बहुत बड़ी शादी थी, सब लोग उस शादी में व्यस्त थे। शाइस्ता खान भी भूल चुका था, 2 साल बीत गए थे, उसे लग रहा था कि शिवाजी अब तो हार गया।
लेकिन इस दिन शिवाजी ने वो कर दिखाया जो भारत के इतिहास को बदल देने वाला था। हमारे पूरे इतिहास, इंडियन हिस्ट्री का द पहला सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक आपको पता है, दुश्मन के घर में घुस के दुश्मन को मारना, इसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। चुपचाप, और एक भी कैजुअलिटी के बिना वापस आना, एक भी बंदा मरना नहीं चाहिए, वापस आ जाओ। 200 से 300 लोग शिवाजी ने इकट्ठा किए, उनको चुपचाप शादी के बीच में अंदर आए पुणे में, एकदम शांति से, सीक्रेट मिशन, कोई ऑफिशियल फाइट नहीं, सीक्रेटली रात में आए, पहुंचे शाइस्ता खान के रूम में, वहां 1-on-1 फाइट हुई। शिवाजी ने शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काट दी। मारना तो उसे पूरा चाहते थे, लेकिन शाइस्ता खान छत से कूद के भाग गया, उसकी 3 उंगलियां कट गई थी और वो वहां भाग गया। अब शाइस्ता खान को तो शिवाजी ने हरा दिया और पुणे को वापस कैप्चर कर लिया, लेकिन इस चीज से शिवाजी बहुत ज्यादा नाराज थे। अपनी नाराजगी को मुगल एम्पायर तक दिखाने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो मुगल एम्पायर पर अटैक करेंगे सामने से। उन्होंने अटैक करा सबसे पहले सूरत पे। सूरत एक ऐसा शहर था जो पोर्ट टाउन कहलाया जाता था, मतलब वहां से शिप्स आते जाते थे, और सूरत में अथाह पैसा, क्योंकि सारा ट्रेड सूरत से ही होता था, तो अथाह पैसा था सूरत में। उन्होंने सूरत को लूटा। सूरत एक मुगल पोर्ट था, बहुत महंगा, और इससे उन्हें क्या हुआ, 1 करोड़ रुपए लगभग मिल गए। कितने? 1 करोड़ रुपए। लेकिन इसके बारे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना कि भले ही उन्होंने सूरत को लूटा, लेकिन उन्होंने सारी रिलीजियस प्लेसेस पे हाथ भी नहीं लगाया। ऐसे लोग जो शहर में अच्छे काम किया करते थे उनको भी परेशान नहीं किया, जैसे मोहनदास पारेख, एक बहुत फेमस आदमी थे वहां के, सूरत के, उनको भी कुछ नहीं कहा। और इसी वजह से पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लंदन गजट में। अब आप कहोगे आदि भैया बार बार छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों कह रहे हो? पता नहीं है, मेरे अंदर से रिस्पेक्ट जो है ना उनके लिए, वो ये कहला रही है। मैं उनको बार बार नाम से शिवाजी शिवाजी नहीं कह सकता ना, ठीक है। चलो, आफ्टर लूजिंग टू मुगल जनरल जय सिंह, अब मुगल एम्पायर को ये बात जब औरंगजेब को पता चली कि यार इतनी बदतमीजी, सूरत लूट लिया, वो भी 1 बार नहीं 2 बार, तो औरंगजेब ने बोला कि अब हद हो गई, अब बहुत हो गया, अब हम जय सिंह को भेजेंगे। जय सिंह एक राजपूत थे जो कि औरंगजेब के लिए काम करते थे, औरंगजेब के अंडर में थे, मुगल शासन के अंडर में थे। औरंगजेब ने ऑर्डर दिया जय सिंह को कि जाओ अपनी पूरी आर्मी लेके एंड मराठाओं को हरा दो। और यहां पहली बार जय सिंह, जो कि एक अपना था, है ना, राजपूत, अपने ही भारत का व्यक्ति था, उसी ने अपने को धोखा दे दिया और उसने शिवाजी पर अटैक करा, और पहली बार शिवाजी ये बैटल हार गए। जब शिवाजी ये बैटल हारे तो दोनों के बीच में एक बहुत भयंकर ट्रीटी हुई, जिस ट्रीटी के चलते अपना बहुत सारा एम्पायर शिवाजी को देना पड़ा, मुगल एम्पायर को, और इसके साथ साथ अपने संभाजी, जो उनका बेटा था, बड़ा बेटा, उसको भी मुगल एम्पायर के लिए काम करना था। और तीसरी चीज कि उन्हें आगरा में औरंगजेब के सामने आना पड़ा। अब जय सिंह जो थे वो लेके तो चले गए और शिवाजी वहां पहुंच भी गए औरंगजेब के सामने, लेकिन औरंगजेब बीइंग औरंगजेब बदतमीज आदमी था। रिस्पेक्ट करने के लिए करने की जगह उसने क्या करा, उसने शिवाजी को ऐसी जगह खड़ा होने को बोला जहां बहुत ही लोग, सोल्जर्स जो थे वो खड़े हुआ करते थे। ये बेइज्जती शिवाजी से सही नहीं गई तो उन्होंने क्या करा, वो निकल पड़े, उन्होंने कहा अरे भाड़ में जाए ऐसे। लेकिन तभी क्या हुआ, औरंगजेब ने आदेश दिया और 2 सैनिकों ने अपने भाले ऐसे करके शिवाजी के सामने खड़े कर दिए। और औरंगजेब ने बोला जब तक मैं नहीं चाहता तब तक तुम इस किले से बाहर नहीं निकलोगे। यानी कि इस समय औरंगजेब ने शिवाजी को हाउस अरेस्ट कर लिया है। अब शिवाजी हाउस अरेस्ट में है, ऑफिशियली अरेस्ट नहीं किया है उसको क्योंकि वो तो वॉर हो जाएगी, लेकिन हाउस अरेस्ट कह रहे हैं तुम मेरे, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक नहीं जा सकते। उनका बेटा जो है ना संभाजी, वो भी यहीं पे है। अब वो क्या करें, तो शिवाजी ने एक आइडिया लगाया। शिवाजी ने कहा कि सुनो औरंगजेब, मैं तुम्हारे लोगों को ना तोहफे भिजवाना चाहता हूं, तो मेरे देश से पैसा मंगाओ जितना चाहिए तुम्हें, और यहां पे बड़ी बड़ी डलियाओं में लोगों के लिए गिफ्ट भेजो। औरंगजेब ने कहा ठीक है भैया, बांटो, मेरा क्या तुम्हारा क्या, जा बांटो। तो भैया पैसे वैसे मंगवा दिए गए, बहुत बड़े बड़े डलियाओं में गिफ्ट जा रहे हैं लोगों के लिए। 1-2 घंटा हो गया, लोगों ने ध्यान देना छोड़ दिया। तभी शिवाजी ने इस मौके का फायदा उठाया और उनका प्लान ये था कि वो खुद उस डलिया में घुस गए, अपने बेटे को भी इस डलिया में घुसा दिया और चुपचाप वहां से बाहर निकल गए। और इस दिन के बाद आज तक कोई दिन नहीं बना जिस दिन शिवाजी को औरंगजेब ने कभी पकड़ा होगा। समझ में आया? तो ये कहानी पूरी यहां पे लिखी है, बट एस्केप्ड बाय हाइडिंग इन द गिफ्ट बास्केट्स। ठीक है, आ जाओ। अब 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सारे वैदिक राइट्स के साथ, सारी फॉर्मेलिटीज के साथ अपना कोरोनेशन, यानी कोरोनेशन मतलब राज्य अभिषेक करवाया, जिससे अब वो छत्रपति 1674 में ही बिकेम अ छत्रपति। छत्रपति मतलब पूरे के पूरे
इंडिया का जो रूलर होता है ना, पूरे पूरे मराठा का जो लीडर होता है, ठीक है, उन्होंने अपना खुद का राज्याभिषेक शाखा शुरू करा और बाद में उन्होंने क्या करा, कनकर करना शुरू करा तमिलनाडु और कर्नाटक। आप बड़े ध्यान से सुनना, शिवाजी को एक बात लगी कि यार अभी मैं नॉर्थ के पीछे पड़ा हूं, तो नॉर्थ में अटैक करना है, वहां मुगल है, क्यों ना मैं साउथ में जाऊं, क्यों ना मैं साउथ को पहले कैप्चर कर लूं, हो सकता है मेरे काम आए फ्यूचर में। तो वो गए साउथ में, तमिलनाडु और कर्नाटका के कुछ एरियाज को उन्होंने कैप्चर करा, ऐसे नॉट अ बैड वे, इन अ गुड वे, कि ठीक है हम इसको मराठा साम्राज्य में शामिल करना चाहते हैं और देखना फ्यूचर में कैसे काम आएगा। फिर शिवाजी की मृत्यु हो जाती है जब वो 50 साल के थे, फीवर के साथ, लेकिन उनकी जो चालाक स्ट्रैटेजीज थी, उनका जो विजन था, इन सब ने उन्हें एक लेजेंड बना दिया हमारे बीच में। लोग उन्हें अलेक्जेंडर से कंपेयर करने लगे, यूरोपियंस जो थे, और बहुत सारे लोग इंस्पायर होने लगे उनसे। तो इसी के लिए एक बार कमेंट में भैया शिवाजी ओपी कर देना है ना, शिवाजी के लिए। अब हम बात करेंगे कि कैसे शिवाजी के बाद जो राजा महाराजा है उन्होंने क्या करा। तो शिवाजी के बाद उनके बेटे थे दो, ठीक है, शिवाजी के बाद उनके दो बेटे थे, एक का नाम था राजा राम जो छोटा बेटा था, और उनके दूसरे बड़े बेटे का नाम था, आपको पता है, संभाजी, जिनके ऊपर मूवी भी बनी है। कौन सी मूवी? ये मूवी छावा। कितने लोगों ने छावा मूवी देखी, एक बार कमेंट करके बताना। मैंने तो देखी है, मजेदार मूवी है, वर्ड एंड एक्टिंग, ठीक है। अब देखो, शिवाजी के जब मृत्यु हुई 1680 में, उनके जो सन थे संभाजी, वो बन गए छत्रपति, और इससे मराठा जो थे वो सबसे मेन दुश्मन बन गए मुगल कंट्रोल के। मुगल कह रहे हैं कि यार क्या हो रहा है ये, अभी इतनी मुश्किल से छत्रपति शिवाजी मरे, तो उनका बेटा आ गया और बेटा भी उतना ही मतलब ताकतवर है। तो औरंगजेब को यह बात लग गई पर्सनल। औरंगजेब ने बोला अब भाड़ में जाए, मैं दूसरों को क्या, जय सिंह को बोला, क्या शाइस्ता खान को बोला, मैं खुद आऊंगा। औरंगजेब खुद आ गया साउथ में, और उसने सबसे पहले आके क्या करा, सबसे पहले उसने बीजापुर सल्तनत को ही पूरा कंकर करा, फिर गोलकोंडा को करा, और धीरे धीरे उसके बाद उन्होंने मराठा की जो कैपिटल थी रायगढ़, उसको भी कैप्चर करा, और वहां पे उन्होंने संभाजी महाराज को पकड़ लिया और उनको बुरी तरह एग्जीक्यूट करा। ये होने में कई साल लगे, लेकिन आखिरकार संभाजी महाराज को उन्होंने बुरी तरह टॉर्चर करके मारा। अब मैंने आपको बताया था दो बेटे थे, एक राजा राम और एक संभाजी, तो संभाजी की मृत्यु हो गई, तो कौन बचे? राजा राम। अब अगला बेटा जो था उनका राजा राम, वो मौके का फायदा उठाते हुए वहां से चला गया, और कहां गया? सोचो, वहां गया जो शिवाजी महाराज ने बहुत साल पहले ही कैप्चर करके रखा था, साउथ। वो भाग जाता है कहां पे? साउथ में, और वहां छत्रपति शिवाजी छत्रपति बन जाता है। वो जिंगी तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है, वहां चला जाता है। वहां जाके ये एक मुगल मराठा जो कन्फ्लिक्ट है, इसको सबको समझाता है, बताता है, और बोलता है कि हमें मिलके इन मुगलों को हमारे देश से भगाना हो। तो सोचो, शिवाजी महाराज को पहले से ही पता थी कि मुझे साउथ की नीड पड़ सकती है। द मराठा फियर्सली डिफेंडेड देयर फोर्ट एंड ऑफन डिफीटेड द मुगल इन बैटल्स। जो मराठा थे ना, वो बहुत ताकतवर तरीके से लड़ते थे मुगलों से, और कई बार मुगलों को बैटल में हरा भी देते थे, प्रिवेंटिंग औरंगजेब फ्रॉम फुल्ली कंट्रोलिंग द डेक्कन अंटिल हिज डेथ। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई। अपनी डेथ तक भी औरंगजेब कभी भी डेक्कन को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाया, जिसका सारा क्रेडिट जाता है मराठों को। मराठों को वो पूरी तरह कभी हरा ही नहीं पाया, ठीक है। उसके बाद ताराबाई जो थी, राजा राम की क्वीन, इन्होंने लेड करा, और इन्होंने मराठाओं को मुगल टेरिटरी में मराठों को लेके गई मुगल टेरिटरीज में, और वहां कॉन्कर करे लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, और मराठा पावर को स्ट्रांग बनाया। इनके बारे में भी आ गया हूं और पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं पेशवा के अंडर में क्या हुआ। आपको पता है कि भाई राजा राम की भी डेथ हो गई है, राजा राम के बाद ताराबाई आ गई थी, लेकिन ताराबाई वॉज अ वुमेन। उस समय वुमेन्स के आपको पता है बहुत ज्यादा लोग नहीं मानते थे। तो हुआ क्या ऐसे समय पे, पेशवाज पावरफुल होने लगे। अब आप कहोगे आदि भैया हु आर दीज पेशवा? पेशवा ध्यान से देखो है कौन। अभी इसी पेज पे हम वापस आएंगे, ठीक है, इसी पेज पे हम वापस आएंगे। ये देखो, तो अभी हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, कि मराठा जो थे उनकी गवर्नमेंट चलती कैसे थी। तो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में एक चीज थी जिसे कहते हैं अष्ट प्रधान मंडल, यानी कि 8 मिनिस्टर्स का मंडल, 8 मिनिस्टर्स का ग्रुप। ये जो 8 मिनिस्टर्स थे, ये क्या थे? एक तरीके से काउंसिल थी, जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट है वैसे ही थी, और ये राजा की हेल्प करते थे, जो छत्रपति होता था राजा। इसमें 8 अलग अलग लीडर आते हैं। एक को कहते हैं आमत्य, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, एक को कहते हैं मंत्री,
मतलब इंटेलिजेंस मिनिस्टर। जैसे आज की डेट में R&AW आपको पता है ना, रॉ जो सारे सीक्रेट मिशन करती है, ऐसे ही सारे सीक्रेट मिशंस के लिए एक अलग मंत्री था। सुमंत यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, सेनापति यानी कि डिफेंस मिनिस्टर, पंडित राव यानी कि रिलीजियस अफेयर्स का मिनिस्टर, न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस, सचिव यानी कि लैंड रेवेन्यू का मिनिस्टर, और लास्ट में प्रधान जिसको हम पेशवा भी कहते हैं, और ये होता था प्राइम मिनिस्टर। तो अक्सर क्या होता था, छत्रपति जो था उसका काम बिल्कुल ऐसी था जैसे आज के प्रेसिडेंट की तरह कि बस एडवाइस देगा, लेकिन एक्चुअल काम कौन करता था, ये पेशवा करते थे। और क्योंकि ताराबाई के बाद कोई पावरफुल रूलर नहीं आया था, इनफैक्ट शिवाजी का जो सन इन सबसे जो क्या बोलते हैं उसको पोता था, जिसको कहते हैं शाहूजी महाराज, शाहूजी महाराज के टाइम पे पेशवास बहुत स्ट्रांग हो गए थे। अब इन पेशवा को आप कम मत समझना, ये पेशवा ऐसे थे कि देखो इन पेशवा के समय में क्या हुआ, जो पेशवा थे बहुत पावरफुल हो गए, और दो पेशवा देखो याद रखना, पेशवा बाजीराव वन और इनके बेटे नाना साहेब पेशवा, इन दोनों ने मिलके पूरे भारत में महाराष्ट्र मराठा साम्राज्य को इतना बढ़ा दिया कि ले जाके पाकिस्तान, जहां आज पाकिस्तान है ना, वहां तक मराठा एम्पायर को बढ़ा दिया। लाहौर, एटॉक और पेशावर तो बहुत ऊपर पड़ता है, पेशावर तक मराठा साम्राज्य को बढ़ा दिया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था, देखो इतना बड़ा, इधर पेशावर है, इधर एटॉक है, इधर लाहौर है, इतना बड़ा मुगल एम्पायर इन्होंने बना दिया है। कब है ये? 1759 में, 1759 में, याद रखना। अब फिर उसके बाद क्या होता है, 1761 में एक बैटल होती है। इस बैटल में एक तरफ कौन थे, अफगान थे, और एक तरफ थे मराठा, और इसे ही हम कहते हैं द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इस पानीपत के युद्ध में कौन हारता है, अफगान जीतते हैं, और मराठा, अनफॉर्चुनेटली मराठास हार जाते हैं। उनके हारने की वजह बहुत सिंपल थी कि भाई उनके पास इतने मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, वो अभी भी वही पुराने वेपन से लड़ा करते थे। लेकिन उसके बाद भी मराठों ने हार नहीं मानी, उसके बाद मराठों ने कम बैक किया। तुम लोग भी अपना अकेडमिक कम बैक करना चाहते हो ना, कौन कौन करना चाहता है? तो उसके बाद उन्होंने भी कम बैक किया अंडर नेक्स्ट पेशवा जिनका नाम था माधवराव वन, और वापस से दिल्ली को कैप्चर करा। ठीक है, 1771 में, तब महाजी शिंदे के अंडर में। ठीक है, अब देखो मराठास जो थे रूल तो बहुत अच्छा करते थे, लेकिन इनके साथ एक दिक्कत आ रही थी। दिक्कत क्या थी कि भैया उनके जो अक्सर चीफ थे, लोकल रीजनल चीफ, जैसे कि आज की डेट में जो डीएम होता है ना, कि भाई एक शहर का मालिक, ऐसे ही वहां पे लोग रीजनल चीफ हुआ करते थे। अक्सर उनको ज्यादा पावर मिल जाती थी, जिससे वो कुछ ऐसी चीजें करते थे जो शिवाजी के वैल्यूज के अगेंस्ट हो। जैसे कि एक बार बंगाल में उन्होंने बहुत लोगों को मारा था। फिर उसके बाद लेट 18th सेंचुरी आते आते मराठास बन गए सबसे बड़े दुश्मन किसके, टू द ब्रिटिश। अब मुगल एम्पायर ही एकदम वीक हो गया है भारत में, इस समय 18th सेंचुरी चल रही है, तो मतलब कौन पावरफुल हो गया है, पावरफुल हो गए हैं ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं मराठा साम्राज्य। लेकिन मराठा साम्राज्य और ब्रिटिशर्स के बीच में जब वॉर हुई, 3 वॉर हुई, जिन्हें कहा जाता है एंग्लो मराठा वॉर, इन तीसरे युद्ध तक आते आते मराठास पूरी तरह खत्म हो गए। और इसका रीजन आपके एनसीईआरटी ने केवल एक लाइन में दिया है, जो समझने वाले के लिए काफी है, बट इंटरनल डिसयूनिटी रीजन नंबर 1, ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशनल 2, एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस रीजन नंबर 3 लेड टू देयर डिफीट। यानी कि 3 मेन कारण बने। पहला कारण था इंटरनल डिसयूनिटी हो गई मराठों में, क्योंकि मराठा जो थे वो डिवाइड हो गए थे, होलकर, सिंधिया, ठीक है, ये अलग अलग कम्युनिटी में, और ये अपना कम्युनिटी खेलने लगे थे, तो इसीलिए इंटरनल डिसयूनिटी हो गई। दूसरी चीज, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बेटर था ब्रिटिशर्स का, उनकी ट्रेनिंग ज्यादा बेटर थी, उनका स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर था आर्मी का। और तीसरा, टेक्नोलॉजी में ये पीछे पहले भी मात खाए थे और इस बार में मात खाए, इसीलिए मराठा साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया। समझ में आया? ऐसे मराठा साम्राज्य खत्म हुआ था एंग्लो मराठा वॉर में, याद रखना, जो कि लास्ट हुई थी 1818 में। 1818 में पूरी तरह मराठा साम्राज्य खत्म हुआ है। ये एक लाइन बड़ी फेमस है, इस लाइन को पढ़ो एक बार, रीड करो। द ब्रिटिश इफेक्टिवली टुक कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम मराठास मोर देन फ्रॉम द मुगल्स और एनी अदर पावर। तो मतलब जिस समय ब्रिटिशर्स इंडिया को कैप्चर कर रहे थे, उस समय मराठा एक इतना बड़ा एम्पायर बन गया था कि मराठा से सबसे ज्यादा भारत लिया है अंग्रेजों ने, मुगल से भी ज्यादा। अब ये छोड़ो, ये देखो
इनके बारे में भी जान लो। एक क्वेश्चन आ सकता है कि नाना फडणवीस जो थे ये पावरफुल ऑफिशियल मतलब एक गवर्नर थे अंडर द पेशवा प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, और इनको क्रेडिट दिया जाता है पहली एक ऐसी एंटी ब्रिटिश अलायंस बनाने के लिए। मतलब ये जो मराठा थे ना, आप सोच के देखो इन्हें कितने पहले से पता था कि ये अंग्रेज जो है ये हमें लूटने के लिए आए हैं, ये अपना धर्म हम पे फैलाने आए हैं, ये हम पे कब्जा करने आए हैं, ना कि हमारे दोस्त बनने। ना कि ये कहते थे जैसे ये कि हम तो भैया ट्रेडिंग करने आए हैं ना, पागल बना दे तुम्हें। इसीलिए इन्होंने पहली बार एक एंटी ब्रिटिश अलायंस बनाई। अलग अलग हैदराबाद के जो निजाम थे, मैसूर के जो वहां पे सुल्तान थे, उन सबको इकट्ठा करके इन्होंने एक अलायंस बनाई कि हम अंग्रेजों को बाहर भेजेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन की। शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत विजनरी था, टाइम से बहुत आगे था। आप देखो एक बार, शिवाजी ने सबसे पहले तो एक मिक्स बनाया था, एक मिक्स है ना। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन बनाया बाय अबॉलिशिंग हेरिडिटरी ऑफिसेज एंड लैंड ग्रांट्स। जैसे मुगलों में होता था कि जमीन दे दी पूरी एक बार में, अब इस जमीन का तुम्हें जितना टैक्स वसूलना है वसूलो, ऐसा नहीं होता था। बल्कि यहां पे शिवाजी के एम्पायर के अंडर हर चीज केवल काबिल लोगों को मिलती थी, ना कि उनको जिनके पापा दादा को कुछ मिल गया। हेरिडिटरी कुछ नहीं था, जो काबिल होगा वो दोबारा बना लेगा। ऑफिशियल्स को फिक्स्ड सैलरी दी जाती थी, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तरह होता था। उनका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर कर दिया जाता था ताकि एक जगह वो ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। इसके साथ साथ सोल्जर्स की फैमिलीज का वेलफेयर भलाई भी देखी जाती थी। शिवाजी हमेशा इंश्योर करते थे कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई वॉर में तो उसकी जो वाइफ है उसको पेंशन मिले। पेंशन नहीं मिल पा रही है तो उसका जो बेटा है या बेटी है उसको फौज में नौकरी मिल जाए। ऐसी चीजें देखी जाती थी। इसके साथ साथ मैंने तुम्हें बताया कि कैसे अष्टप्रधान मंडल था। टैक्स की बात करें तो दो तरीके के टैक्स, एक तो चौथ था 25% और सरदेशमुखी। चौथ इनका नॉर्मल टैक्स था, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो मराठा के अंडर में आता है उसको अपने पूरे प्रोड्यूस का 1/4 है ना, यानी कि 25% टैक्स देना होगा। ठीक है, ये होता था चौथ। इसके साथ साथ एक और टैक्स लेते थे सरदेशमुखी 10%। बड़े मजेदार तरीके से टैक्स लेते थे। जो इनके अंडर मराठा साम्राज्य में आता था उनसे ये इन दोनों में से एक ही टैक्स लेते थे, और बाकियों से जो लोग इनके अंडर में नहीं आते थे उनसे कहते थे सुन बे इधर आ, अरे इधर आना, तुझको हम प्रोटेक्शन देंगे, तू बदले में हमको टैक्स दे। लोगों ने कहा ठीक है भाई, टैक्स तो दे दूंगा लेकिन प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है ना, दे देंगे। उनसे 10% का टैक्स ले लिया शिवाजी। इसके साथ साथ देखो शिवाजी ने अपने कॉइन्स बनाना भी शुरू किया। अपने नाम के कॉइन्स बनाए शिवाजी ने, अपने खुद के नाम के कॉइन्स बनाए। कैन यू इमेजिन। इससे ये लोगों को ये बताना चाहते थे कि भाई हम भारतीय भी एक पॉलिटिकल पावर बन सकते हैं, हम दूसरों के हमेशा अंडर में ही नहीं रहना। हमको समझ में आया। अष्टप्रधान मंडल मैंने तुम्हें समझा दिया। अब लास्ट में हम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो शिवाजी की आर्मी में बेसिकली 3 चीजें हुआ करती थी। एक तो पैदल लोग जो तलवार से या भालों से लड़ा करते थे, दूसरे वो लोग जो घुड़सवार थे, घोड़े पे लड़ा करते थे, और तीसरी नेवी। अब यही चीज इसको कहा जाता है, पैदल वालों को इन्फेंट्री, घोड़े वालों को कैवलरी, और पानी में जो लड़े वो नेवी। इनकी जो कैवलरी थी 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। एक थी बारगीर। बारगीर वो थे जो इनके परमानेंट सैनिक हुआ करते थे, जिनको स्टेट सरकार मतलब जो भी गवर्नमेंट, जो भी शिवाजी का एम्पायर है, राज्य है, वो पैसा देगा। वहीं पे दूसरे थे शिलेदार। शिलेदार एक तरीके से समझ लो फ्रीलांसर हुआ करते थे, केवल पर्टिकुलर वॉर के लिए आते थे। 18th सेंचुरी में मराठास ने ना क्या करा, 18th सेंचुरी मतलब अब शिवाजी को डेथ हुए काफी टाइम हो गया, तो महादजी शिंदे जो थे इन्होंने एक बहुत क्रेजी बात करी। इन्होंने यूरोपियन आर्मी की जो ट्रेनिंग थी ना, वो ट्रेनिंग देना शुरू किया अपने मराठा साम्राज्य की आर्मी को। यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दी, डिसिप्लिन दिया। उसके बाद जो वेपन्स थे वो उसमें क्या क्या आता था, स्वॉर्ड आते थे, लांस आते थे, गन्स आती थी, और फिर 1770 आते आते मेटल ट्यूब रॉकेट्स यानी कि तोप, गोला बारूद, ये सब भी शुरू हो गया। अब यहां से जो मैं तुम्हें बताऊंगा ये एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ध्यान से देखना। सवाल है कि क्या किले, क्या जो फोर्ट हुआ करते थे उन्होंने कोई खास रोल प्ले करा शिवाजी के एम्पायर में? यस, बहुत बड़ा रोल प्ले करा। ध्यान से देखना, इसमें लिखा है फोर्ट्स वर सेंट्रल टू मराठा मिलिट्री स्ट्रेंथ, यानी कि मराठा की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी उसका कोर था क्या, किले, ये फोर्ट। कैसे? हेल्पिंग कंट्रोल रोड्स एंड सपोर्ट गोरिल्ला वॉरफेयर, क्योंकि वो ऐसी जगह होते थे जिससे एक तो रास्ता आप कंट्रोल कर पाओगे और आप गोरिल्ला वॉरफेयर कर पाओगे। मतलब ये अपने किले या तो पहाड़ों पे बनाते थे या जंगलों में बनाते थे या पहाड़ की चोटी पे बनाते थे, ऐसी जगह जहां दुश्मन का आना ही बड़ा मुश्किल हो जाए। अब शिवाजी के एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था रामचंद्र
पंत आमत्य, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है आज्ञापत्र, उसमें ये डिस्क्राइब करा है कि जो फोर्ट थे ना, किले, वो फाउंडेशन थे एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के, कि भैया जिस स्टेट के पास किले पावरफुल होंगे वो पावरफुल स्टेट होगा। और इससे मराठास जो थे ज्यादा समय तक सरवाइव कर पाए सारे अटैक्स जो भी उन पे किए जाते थे। समझ में आया? एनिमीज जैसे कि औरंगजेब से। तो ये आंसर अब तुम्हें पता है, तुम इसको नहीं भूल सकते। मैरीटाइम सुप्रीमेसी की बात करें तो शिवाजी ने एक नेवी बनाई थी जो कि वेस्ट कोस्ट को सिक्योर करती थी, और 18th सेंचुरी आते आते कान्होजी आंग्रे नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसको लीड कर रहे थे। वो इतने ताकतवर हो गए थे कि सोचो उनसे पोर्चुगीज डरने लगे। तुम्हें मैंने बताया था कि देखो अंग्रेज आ चुके थे, तो पोर्चुगीज जब इंडिया आए वो बड़े खतरनाक शिप्स लेके आए। अब इनके शिप्स में गोला बारूद होता था, तो इन्होंने कहा कि अच्छा इंडियंस के पास तो ये गोला बारूद है ही नहीं, तो पानी पूरा हमारा है, तो क्यों ना हम क्या करें, एक कार्टेज सिस्टम बनाए। कार्टेज सिस्टम मतलब टोल टैक्स का सिस्टम। इस पानी में जो भी जाएगा हमको टैक्स देगा, नहीं तो हम उसके शिप को डुबा देंगे। अच्छा जी। अब कान्होजी आंग्रे ने कहा अच्छा बेटा इधर आ, हमारे ही देश में हमसे टैक्स लेगा, तू बाहर से आ ले चाटा। तो कान्होजी आंग्रे ने क्या करा, अपना शिप उतारा पानी में, और जहां इनको अंग्रेजों का शिप मिलता था पोर्चुगीज का ढक से डुबा देते थे। अब इससे इतना नाराज हो गए जो पोर्चुगीज थे, फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने कहा कि ये कान्होजी आंग्रे तो एक लुटेरा, राजा बाजा नहीं है, लुटेरा है, पायरेट है, पायरेट को दिया। ठीक है, ये देख लो कान्होजी आंग्रे के छोटे छोटे शिप हैं और इधर बड़े बड़े शिप हैं, इनको ये छोटे छोटे शिप डुबा देते थे, इतने पावरफुल थे कान्होजी आंग्रे। मराठा के नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो बड़ा फेयर जुडिशियल सिस्टम था। मिनिमल कैपिटल पनिशमेंट, मतलब जान की जो पनिशमेंट होती है ना कि जान से मारना, वो बहुत कम था। पंचायत हुआ करती थी जहां पे डिसाइड किए जाते थे जस्टिस। लोग मराठा चीफ को जाके अपील भी कर सकते थे अगर वो खुश नहीं है जो इंसाफ उन्हें मिला है। इसके साथ साथ बड़े बड़े टाउन में तो पुलिस यानी कि कोतवाल भी आने लग गई थी। पुणे और इंदौर जैसे शहरों में पुलिस को अपॉइंट किया जाता था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ट्रेड नेटवर्क की बात करें तो शिवाजी ने सोचो भैया एक फॉरेन मिनिस्टर रखा था, तो इंटरनेशनल बिजनेस बहुत करते थे। सोना, कपड़े, हीरे जवाहरात ये सब कहां भेजते थे वो मोका यमन में, मस्कट ओमान में, मलक्का मलेशिया तक भेजते थे। इसके अलावा उन्होंने रोड्स बनाई, ब्रिज बनाए, फेरी नेटवर्क यानी कि छोटी छोटी बोट का नेटवर्क बनाया कि बोट से लोग आ जा पाए, है ना। कहां पे बनाया ये सब? ओडिशा में बनाया, रिवर ट्रांसपोर्ट 18th सेंचुरी में। समझ में आया? अब शिवाजी के कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे बड़ा तो वो क्या होगा कि उन्होंने लोगों को स्वराज्य का आइडिया दिया। कौन सा आइडिया? स्वराज्य का आइडिया दिया। ये हमें कैसे पता चलता है? अब एक सील मिली है, इस सील में क्या लिखा है? इंस्क्रिप्शन है संस्कृत में, जो कि हमेशा पर्शियन चलती थी, भारत में पर्शियन चलने लगी थी मुगलों की वजह से, लेकिन इन्होंने पर्शियन में अपनी सील चलाई है जिसपे लिखा है कि भैया जो लोगों के भलाई के लिए रूल करता हूं मैं, लाइक अ ग्रोइंग मून, एक बढ़ते मून की तरह। वो एक सनातनी डेवो हिंदू थे और बाकी सारे धर्मों की वो रिस्पेक्ट किया करते थे। उन्होंने बहुत सारे डैमेज्ड टेंपल्स को दोबारा बनवाया, संस्कृत को प्रमोट करा, मराठी लिटरेचर को बढ़ावा दिया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खुलवाए और ट्रेडिशनल आर्ट्स को भी बढ़ावा दिया उन्होंने। इसके साथ साथ उनकी जो सक्सेस थी कि उन्होंने कितने बड़े बड़े एम्पायर को डिफीट करा, इससे हजारों लाखों लोगों को भारत में एक इंस्पिरेशन मिली कि हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी इन बाहरी ताकतों के खिलाफ एक बड़ा साम्राज्य बन के उभर सकते हैं। तो मतलब शिवाजी एक इंस्पिरेशन बन गए लोगों के लिए। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि भाई मराठा जो साम्राज्य ये पूरे स्ट्रांग लोग हैं, तो ये नहीं सोच रहे केवल आदमी स्ट्रांग थे, औरतें भी इतनी स्ट्रांग थी। देखो ताराबाई की कहानी देखो, ताराबाई वही है राजा राम की रानी। तो राजा राम जो शिवाजी के बेटे थे, ये उनकी वाइफ थी। शिवाजी की जब बेटे की डेथ हुई तो ताराबाई ने कमान संभाली। अब ताराबाई वॉज वेरी बोल्ड एंड स्ट्रेटेजिक वॉरियर क्वीन थी। इन्होंने मराठा एम्पायर को अपने अर्ली 18th सेंचुरी में लीड करा जब इनके हस्बैंड राजा राम की डेथ हो गई। अब इन्होंने एक चीज नोटिस करी कि भैया औरंगजेब तो साउथ में आके पड़ा है, अपना साउथ में पीछे पड़ गया है, नॉर्थ उसने खाली छोड़ दिया है। इसी चीज का फायदा उठाया ताराबाई ने, अपनी सारी आर्मी को लिया और बोला चलो नॉर्थ, और नॉर्थ में जाके मुगल की टेरिटरी में घुस के मुगल्स को हरा दिया और उनकी टेरिटरी को हथिया लिया। ठीक है, उनकी लीडरशिप में और शार्प मिलिट्री टैक्टिक्स से क्या हुआ, मराठा एक्सपेंशन काफी बढ़ गया था। समझ में आया? अब ऐसे ही एक और रानी थी जिनका नाम था अहिल्याबाई होलकर। ये एक फॉर्मिडेबल रूलर खानदान से आती थी। होलकर जो थे उन्होंने 30 साल तक लगभग भारत के एक एरिया को रूल करा था। उसी के बाद ये एक डेवो पेट्रोन थी, मतलब धार्मिक थी, बहुत ज्यादा धार्मिक। ठीक है, तो बहुत धार्मिक थी, इतनी इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें करवाई। काशी विश्वनाथ मंदिर आपको पता होगा ना, कौन कौन गया कमेंट में बताना। काशी विश्वनाथ मंदिर इन्होंने दोबारा बनवाया। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में इन्होंने दोबारा बनवाया, इन्होंने दोबारा बनवाए हैं ये सब। उसके अलावा एक और महेश्वर हैंडलूम आर्ट
ट्रेडिशन हुआ करता था जहां लोग हाथ से कपड़े या चीजें बनाया करते थे, इन्होंने उसको दोबारा शुरू करवाया, जो सब औरंगजेब ने अपने समय में बंद कर दिया था कि ये सब होना बंद हो जाना चाहिए, ये सब इन्होंने करवाया। अब ये लास्ट में देख लो, ये मोदी स्क्रिप्ट, उस समय जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो ये होती थी, इसका नाम था द मोदी स्क्रिप्ट, ठीक है। ये कर्सिव है और देवनागरी जैसी ही है। मेन स्क्रिप्ट यूज की जाती थी माय मराठा। और ये हैंड राइटिंग देख रहे हो, ये हैंड राइटिंग शिवाजी महाराज की है। सैंपल ऑफ छत्रपति सॉरी शाहू जी महाराज, शिवाजी के जो वो थे, पोते थे, है ना, हैंड रिटन इन द मोदी स्क्रिप्ट। अब लास्ट टॉपिक आ गया है हमारा थंजावुर। तो दोस्तों थंजावुर साउथ में एक जगह पड़ती है और यहां की कहानी है शिवाजी के एक भाई की। तो शिवाजी के एक भाई थे इकोजी। इकोजी ने सबसे पहले जाके थंजावुर को कैप्चर करा था, कनकर करा था। कब? लेट 17th सेंचुरी में, यानी कि 1680s के आसपास, ठीक है। अब इन्होंने यहां पे मराठा रूल स्टार्ट करा, जिससे यहां पे तमिल, तेलुगु और मराठी का एक मिक्स कल्चर बनके उभरा। अब इकोजी तो चले गए, लेकिन इकोजी के बाद जब उनके और सक्सेसर्स आए तो वहां पे एक राजा आए जिनका नाम था सरफोजी टू स्पेसिफिकली। तो सरफोजी टू जो थे बहुत पढ़े लिखे रूलर हुआ करते थे, उनको कई भाषाएं भी आती थी, और उन्होंने जो चीजें करी वो सुन के आपका दिमाग फट जाएगा। देखो एक बार, सबसे पहले तो इन्होंने खुद का एक प्ले लिखा था, इसका नाम था देवेंद्र कुरवांजी, ठीक है, खुद प्ले लिख रहे हैं राजा। उसके बाद इन्होंने पेट्रोनाइज करा कार्नेटिक म्यूजिक को। पेट्रोनाइज करना मतलब इन लोगों को पैसे देना, रोजी रोटी देना, अपने राज्य उसमें अपने कोर्ट में बुलाना, ताकि इन लोगों को पैसा मिले, अपना पैशन को फॉलो कर पाए। उसके साथ साथ भरतनाट्यम का जो डेवलपमेंट है ना, भरतनाट्यम जो बना है वो इन्हीं के रूल में बना है, सरफोजी के रूल में। अब मजे की बात देखो, इन्होंने बनवाया धनवंतरी महल, भारत का पहला अस्पताल जहां फ्री इलाज होता था, चाहे वो यूरोपियन दवाइयां दी जाती हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, लेकिन इलाज किया जाता था। इसके साथ साथ इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल जो एक मंदिर है, वहां पे अपने पूरे भोसले क्लैन की कहानी जो है लिखवा दी, इंस्क्राइब करवा दी, ताकि आने वाली जितनी जनरेशन आए वो इस कहानी को हमेशा याद रखें। तो दोस्तों ये कहानी थी द राइज ऑफ मराठास की, और इसी के साथ हमने द राइज ऑफ मराठास चैप्टर पूरा खत्म कर दिया है। ट्रस्ट में इससे बाहर तुमसे कोई कुछ भी नहीं पूछ पाएगा। कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये वन शॉट वीडियो कैसा लगा। मैंने कोशिश करी कम से कम टाइम में तुम्हें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे सकूं। अब जुड़े रहना भैया इस वाईटी क्लास 8 वन शॉट की सीरीज में। देखो तुम यहां तक अगर आए हो तो तू ऑलरेडी चैंपियन हो भाई, तुम लोग चैंपियन हो, ठीक है। एंड जेन्युइनली थैंक यू, तुमने यहां तक इस वीडियो मुझ पे भरोसा रखा। अब मुझ पे भरोसा किया है तो एक बार करके देख, जो भी तूने भरोसे से ये वीडियो को क्लिक करा, जो भी रीजन से क्लिक करा, एक बार भरोसा करके देख। तेरी क्लास 8 की जो जर्नी है ना यार, इसको मैं बहुत अच्छा बना दूंगा। क्लास 8 की एसएसटी तेरी पूरी मैं सॉर्ट कर दूंगा। पूरी सीरीज यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूँ, वन शॉट भी लेकर आ रहा हूँ, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें तुम लोगों के लिए ला रहा हूँ। बस अपने आदि भैया के साथ बने रहो, ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू एवरीवन।